बिहार प्रभारी बनाए जाने के बाद भक्त चरण दास इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और लगातार वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरे के दौरान भक्त चरण दास को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सभाओं में कई ऐसी सभाएं जिला में जो भी हुई उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। और आज भक्त चरण दास ने कांग्रेस के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान बिल को लेकर जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और करीबन लगातार आंदोलन जारी है उनका सरकार के खिलाफ, वहीं भक्त चरण दास ने भी आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बिहार में भी किसान खुश नहीं हैं इस किसान बिल से और वो अपनी मांगों को लेकर किसान जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अगर हित में है तो सरकार उनसे बात करके क्यों नहीं उनकी बातों को मांगे पूरा कर पा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है भक्त चरण दास ने पत्रकारों से बात करते हुए, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सही है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने पर कई जगह पर वो दुखी थे, अनुतप्त थे, बैठे हुए थे। उनको एआईसीसी का नेता मिला, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का प्रतिनिधि मिला, तो उनके सामने आके बात रखें, लेकिन बात रखे और चुप रहे। मेरे अनुसार सुनने के बाद वो चुप रहे, पूरा कार्यक्रम में योगदान किए, सफल बनाए कार्यक्रम। 2-3 जगह में, एक जगह आरा की घटना को लेकर जो उतना हाईलाइट किया गया, वो आरा में पार्टी के अंदर कुछ नहीं हुआ, मामू और भांजे के अंदर वो नीचे हम लोग थे, नहीं आरा नहीं, बक्सर में वो मामू और भांजे के बीच में वो बहस था, वो भी सर्किट हाउस में, हमारे मीटिंग में नहीं था, वो भी नीचे, हम लोग ऊपर थे उस समय। उसी को भी बहुत उछाला गया। 1-2 जगह पर लोग सवाल किए, एक नेता एक युवा को इस सवाल उठाना चाहिए कि हमारा तिरंगा का कीमत है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों हम झंडा फहला रहे हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? क्यों हर विद्यालय में, हर अनुष्ठान में तिरंगा झंडा फैल रहा है? आजादी के संघर्ष का क्या कोई मूल्य नहीं? कि आजादी के संघर्ष के मूल्यों को इस तरह से अपमानित किया जाए? और तिरंगा के अपमान करके अब किसानों को हिंसक, पाकिस्तान से जुड़े हुए, खालिस्तान से जुड़े हुए, आतंकवादी से जुड़े हुए और हिंसात्मक आंदोलन कलर देके आप क्या किसानों को दबाना नहीं चाह रहे हो? आपका पार्टी तो राम भगवान के नाम पे वोट मांगता रहा है ना हमेशा। आप मत बोले, आप मत बोले। कंक्लूड करने के बाद जगह है जो आप हैं, पटना में संवाददाता भाई लोग जीवित हैं, इसका एहसास मुझे है। इसलिए मैं इस बात को खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं कि राम 14 साल वनवास गए, गरीबों के बीच में काम किए, दलितों को, गरीबों को साथ देके उनको मदद किए, राजा होकर के भी, स्वयंभू होकर के भी वो रावण नहीं बने। रावण और राम दोनों चरित्र है जो मानवता को अनुसरण करना चाहिए। राजाओं को, प्रतिनिधियों को, चुने हुए नेताओं को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि राम के नाम को बाजार में बेचने से अच्छा है काम करना चाहिए। और राम के नाम के वोटने वाले रावण जैसे व्यवहार देश के किसान, देश के मजदूर के साथ, देश के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। यह सवाल है और यह कहना मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, ये देश मेरा है। मैं जीवन से राजनीति जब भी किया है, बिहार की धरती से लेकर के जहां तक लोगों के लिए क्या है, और अब भी लोगों के लिए कर रहा हूं और आगे भी लोगों के लिए करूंगा। तो आज ये प्रश्न सब उठ रहा है। इस परिस्थिति में किसान की बात मान जाए तो हम चुप हो जाएंगे। उनको आज तक भी तो चुप थे,
वे आप किसान की बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मजदूर को तो आपने सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप महान हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, आप ही सर्वश्रेष्ठ देशभक्त हो। हमारे किसान, हमारे मजदूर को आप जो चाहे कहें, और हम देखते रहे, हमारे न्यूज़पेपर, हमारे मीडिया, हमारा सारा कुछ देखते रहे, कुछ गोदी मीडिया बताते रहे कि यह देशद्रोही का काम हुआ, और उसमें बहादुरी से बड़का बड़का बात करते रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे लोग भी संवाददाताओं में, आप लोगों के बीच में है, उनको मैं सम्मान। मैं नहीं जानता हूं अमित शाह जी और मोदी जी क्यों एक गलत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही करार देने के लिए 26 तारीख को सारे योजना बनाया गया। लाल किला, सवाल है किसके संरक्षण में है? निश्चित है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के संरक्षण में लाल किला है। वहां कैसे तिरंगा को अपमानित किया गया, कैसे, किस सिक्योरिटी को तोड़ के जो व्यक्ति चला गया और तिरंगा को अपमानित किया, उसको आज तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है? क्या इतना कमजोर हमारा देश है, हमारा सरकार है कि हम तिरंगा का सम्मान भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या तिरंगा को झंडा फहराने के लिए लाल किला में खड़े हो जाने से सब कुछ हो जाता है? आप 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच हो जाते हैं? तिरंगा का झंडा को अपमानित करने वाला को पकड़े क्यों नहीं गया? आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? उसको पकड़ के देश के सामने कहने की जरूरत है, कौन पकड़ा था, किस लिए उसको छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था? क्या तिरंगा को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया गया था? ये सवाल उठता है हमारे बिहार में। अगर आप देखें पिछले साल का जितना उत्पादन हुआ, उतने नुकसान कितना किसानों का हुआ? किसानों का नुकसान कम से कम 2500 करोड़ से ज्यादा हुआ है पिछले साल। दलहन भी नहीं हुआ सर, दलहन हाँ, दलहन भी तो हुआ नहीं, कई चीजें हुआ नहीं, जो कई चीजों में प्रोक्योरमेंट का अभाव आप दिखेंगे। तो इतना अभाव में आप नुकसान को कैलकुलेट करें कि 1100 से अगर 700 रुपया कम में खरीदा जाता है तो कितना होता है? पिछले साल का उत्पादन को देखिए, आपका प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट था वो हुआ नहीं, जितना प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए वो हुआ नहीं। तो किसानों का लॉस, इतना भारी लॉस हुआ। बिहार में किसानों की जो प्रति परिवार का जो आय है वो मात्र 3600 रुपया है। वो एक दिन में कितना हुआ? 125 रुपया से 130 रुपया हुआ। इसको, ये आपको आंकड़ा बताता है। और जितना हम उपज करते हैं, यहां पर कॉटन मिल हो सकता था, यहां पर व्हीट का फ्लोर मिल और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट हो सकता था, यहां पर चावल से बहुत सारे खाद्यान्न बनता है, उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता था। बिहार वेजिटेबल उत्पादन में देश में सेकंड है, सेकंड या थर्ड में आएगा। लेकिन वेजिटेबल बेस कोई वेयरहाउस जितना जरूरत है बिहार में है। फूड प्रोक्योरमेंट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट जितना हो सकता था नहीं है। तो रोजगार कहां से आएगा? रोजगार की बहुत भयंकर स्थिति है। 2020 में बिहार में बेरोजगार की 46% से अधिक हो गया है बेरोजगार की हालत। और बिहार में हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। अब ये लॉकडाउन के समय में कोरोना पहले 15.39% बेरोजगार की हालत थी, लेकिन कोरोना के बाद आज ये 46% पे पहुंचा है। राज्य में